नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। साल 2025 आया है बड़ी सौगातों के साथ। 1 जनवरी को तोहफा मिला अन्नदाता किसानों को, तो अब 3 जनवरी का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है दिल्ली के सैकड़ों परिवारों, हजारों गरीब लोगों के लिए जो अब तक झुग्गियों में रह रहे थे। अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है और ये सपना साकार हो पाया है मोदी सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से, जहां उन्हें अपना घर तो मिल ही रहा है, बढ़ रहा है स्वाभिमान भी। और चर्चा में हम बात करेंगे आज सरकार के इसी कदम की। तो 1675 परिवारों के लिए नए और पक्के मकान का सपना नए साल में पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी और सभी के लिए आवास की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो एक बड़ा सपना जो है वो सच होने जा रहा है, जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के द्वारा। और ये उन लोगों का सपना है जो मकान तो बनाते हैं लेकिन अपने लिए आशियाने से महरूम रहते हैं। तो दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन होगा 3 जनवरी को और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे पीएम मोदी, जो उनके स्वाभिमान को बढ़ाएगा। सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होंगी। और अब आपको बताते हैं कि ये फ्लैट निर्माण परियोजना है क्या। सरकार द्वारा प्रत्येक फ्लैट के निर्माण पर खर्च किए गए हैं 25 लाख रुपए, लेकिन जो लाभार्थी है उसे कितना देना होगा? पात्र लाभार्थी को कुल 7% से भी कम राशि का भुगतान करना होगा। और ये राशि कितनी होगी? ये राशि है 1.42 लाख रुपए। तो ये राशि जो है इस मकान के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं उन्हें देनी होगी। और सभी के लिए आवास नीति के तहत डीडीए सस्ता घर स्कीम योजना जो है वो अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है जब इसकी बात होती है। इसमें क्या कुछ सुविधाएं हैं? दिल्ली में निर्माण श्रमिकों, ऑटो कैब ड्राइवरों, महिलाओं और विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आवास जो है ये योजना देती है। और इसके साथ ही इन फ्लैट्स पर 25% की छूट की भी व्यवस्था है। तो मेहनत कशों को न केवल एक घर मिल रहा है बल्कि एक सम्मानजनक जिंदगी भी मिल रही है। और ये 2022 में भी पीएम मोदी ने दिल्ली में 3024 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन किया था। और जो यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत 2 नवंबर 2022 को कालकाजी में झुग्गी वासियों का पुनर्वास इसके द्वारा किया गया था। 3024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया था। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक और हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला जो है लगातार साबित हो रहा है। और अब आपको बताते हैं स्लम एरिया आखिर होता क्या है। कम से कम 300 की आबादी या 60 से 70 घरों का एक सघन क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र है वो अव्यवस्थित तरीके से बने भीड़भाड़ वाले घर और अस्वास्थ्यकर वातावरण, अपर्याप्त बुनियादी संरचना और स्वच्छता और पेयजल की जो सुविधाएं हैं उनका भी इसमें अभाव होता है। तो ऐसे लोगों को न केवल घर दिया जा रहा है बल्कि उन्हें स्वाभिमान दिया जा रहा है, उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसकी पात्रता के लिए शर्तें क्या हैं? जिन निवासियों को मकान मिलेगा उन्हें भारत का, देश का नागरिक होना अनिवार्य है। और साथ ही उनकी जो आयु है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले अगर हम बात करें 1 जनवरी 2006 से पहले ये जो है झुग्गी बस्ती जिसमें लोगों को ये आवास दिए जा रहे हैं ये अस्तित्व में होनी चाहिए। तो ये पात्रता की शर्तें हैं। और इसके साथ ही पुनर्वास के लिए पात्र होने की झुग्गी में रहने की कट ऑफ तिथि जो है
1 जनवरी 2015 है, यानी कि 2006 से पहले होनी चाहिए और 2015 तक वो लोग वहां पर रहने चाहिए। 2012, 2013, 2014 और 2015 के कम से कम एक मतदाता सूची में और सर्वेक्षण वर्ष में नाम भी होना चाहिए, ताकि सही व्यक्ति को सही आवास मिल सके। साथ ही जो आधार कार्ड है, इसके द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या जो अन्य तंत्र इसके लिए लगाया गया है, उसके लिए बायोमेट्रिक पहचान जो है वो बहुत आवश्यक है। साथ ही झुग्गी निवासी या परिवार के किसी सदस्य के पास दिल्ली में कोई मकान, प्लॉट, फ्लैट पूर्णतः या आंशिक रूप से नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पात्रता की शर्तें हैं और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, SC, ST, OBC प्रमाण पत्र है। तो ये जो है ऑथेंटिकेशन के लिए होना चाहिए। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आई कार्ड, पेंशन के दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, ये भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो है पात्रता की शर्तें हैं और आवश्यक दस्तावेज हैं, जिससे कि जो सही पात्रता है वो जो है सुनिश्चित हो सके और सही लोगों को उनका अधिकार मिल सके। और जिन लोगों को मोदी सरकार की इस योजना के तहत मकान मिलने जा रहे हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका कहना है कि उनका बरसों का सपना PM मोदी ने पूरा करने का काम किया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट, जहाँ झुग्गी वही जो मकान, हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है। अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे, हमको बड़ी परेशानी थी। नालियां भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट देने, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जी ऐसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। तो लोग काफ़ी खुश हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधीर कृष्णा जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सचिव आवास और शहरी मंत्रालय, और प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहले सुधीर कृष्णा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि कितना बड़ा तोहफा और किन मायनों में? कृष्णा जी, आप अपना फ़ोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। जी अब आ गई, ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मैं नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अहम मुद्दे पर और ऐसे अच्छे मौके पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज़ें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, हम सुनते चले आए हैं।
लेकिन आज के दिन में रोटी और कपड़ा इतनी बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। लगभग सभी को ये सब आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि अब तक सबकी उम्मीद तरक्की हो चुकी है। लेकिन घर जो है, मकान एक बहुत बड़ी समस्या बन के रह गया है। लोगों को घर बनाना, घर मिलना बहुत बड़ी चैलेंज है, विशेष करके जो आर्थिक रूप से पीछे है थोड़ा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। सो इस दृष्टिकोण से देखा जाए, और उसके अलावा स्लम जो है, ये झुग्गियाँ जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे शहरों के लिए एक तरह से अभिशाप बनी हुई है। जो रहने वाले हैं उनके लिए समस्याएं हैं, क्योंकि एक डिसेंट लिविंग की उनको व्यवस्था नहीं है। बच्चे कैसे किस हालत में रह रहे हैं, कैसे उनका इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, स्लम में कैसे होगा। तो इसलिए हाउसिंग के बारे में जो सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम है, और ये तो हर तरह से सराहनीय। आप देखिए बिल्डिंग जो आप दिखा भी रहे हैं पिक्चर में, ये इतनी साफ़ सुथरी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें रहने से न केवल लोगों का कहते हैं कि फिज़िकल इम्प्रूवमेंट होगा, उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। बच्चे अच्छे घर में रहेंगे तो उनकी सोच भी अच्छी होगी, गंदगी में रहेंगे सोच भी, उनके स्वास्थ्य का भी भला होगा। तो ये तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि इसके साथ साथ ये देश भर में ये योजना चलनी चाहिए, और चल भी रही है, लेकिन इसको इसी फरवर से, इसी उत्साह के साथ पूरे देश में चलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, पूरे देश में चलाने की आवश्यकता है। अश्विनी महाजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाजन जी, आपके पास आना चाहेंगे। न केवल मकान मिल रहा है, बल्कि उसमें अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो भी मिल रही हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके साथ भी इसे अटैच किया गया है। कितना बड़ा सामाजिक सशक्तिकरण देखते हैं? यानी अगर बारिश हो गई तो उसकी छत उखड़ जाती है, फिर उसकी छत की मरम्मत, उसमें कितना समय उनका जाता है, कितने मैंडेज उनके वेस्ट होते हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति बनती है। ऐसे में जो झुग्गियां रहती हैं वहाँ पर ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था होती है, ना कोई सफाई की व्यवस्था होती है, ना बिजली, ना पानी, इस प्रकार की कोई भी सुविधाएं नहीं होती। यानी कुल मिलाकर के एक सामान्य ह्यूमन लाइफ जीने के लिए, एक मानवता की दृष्टि से भी विचार करें तो झुग्गी, जो अभी सुधीर जी बता रहे थे कि एक अभिशाप बना हुआ है। अब अपने देश में जो संसाधनों की कोई कमी नहीं है सरकारों के पास, लेकिन सरकारें उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करती हैं वो महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं इसकी आपकी तुलना करना चाहूँगा कि हम बहुत बड़ी मात्रा में कैश डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बिजली पानी फ्री देने की बात करते हैं, तमाम प्रकार की और जो सरकारी खर्च है इस चीज़ों पर करते हैं, जिससे लोगों में अक्षमता बढ़ती है। लेकिन यदि हम उस पैसे का इस्तेमाल, मैं एक उदाहरण के नाते बताता हूँ कि पिछली बार हमने जब ये घर बनाए, कालका जी वाला उदाहरण है हमारे सामने, उसमें हमने लगभग 3000 घर बनाए और 3000 घरों पर लगभग 330 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन केवल अकेले दिल्ली में बिजली फ्री देने में 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होता है। यानी एक बार में यदि हम उतना पैसा घरों को बनाने में लगाते हैं, और तो हम 30,000 लोगों को एक ही साल में मकान दे सकते थे, सुविधाएं दे सकते थे। ऐसे में इतना बड़ा जो धनराशि है, यदि हम इन चीज़ों पर खर्च करते हैं तो वास्तव में आप देखिए कि लॉन्ग रन में ये घर कोई 1 साल 2 साल रहने वाले नहीं हैं। ये 85 साल हमारे साथ, हमारे लोगों के पास रहेंगे, उनके पास तमाम सुविधाएं रहेंगी, एक मानवीय जीवन वो जी पाएंगे, एक दिल्ली की एक जो शान है वो बढ़ेगी। और इसी प्रकार से सभी राज्यों में, सभी सिटीज़ में इस प्रकार की योजनाएं आनी चाहिए। और सरकार के धन का जिस प्रकार से यहाँ पर सदुपयोग हो रहा है, इसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए गए हैं। 4 करोड़ घर बने हैं पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में, जो एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। उसके कारण हमारी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, जिसको हम ये एक अभिशाप बना हुआ था कि बहुआयामी गरीबी में हमारे लोग जीते हैं, हमारी बहुआयामी गरीबी में एक अभूतपूर्व कमी आई है। और जहां हमारा यूएनडीपी के जो आंकड़ों के अनुसार हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था वो 0.282 था, वो घटकर 0.069 रह गया है। और हम अन्य देशों की तुलना में कई गुना ज़्यादा छलांग मार करके हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। उसमें इस प्रकार के जो परियोजनाएं हैं मील का पत्थर साबित होंगी।
बिल्कुल मील का पत्थर इस तरह की परियोजनाएं। और सुधीर कृष्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप आवास और शहरी मंत्रालय में सचिव रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये योजना है ये तैयार हुई और इसके पीछे कितना दूरदृष्टि, एक दृष्टिकोण अगर हम कहते हैं, एक बड़ा विजन जो कहते हैं, उसके पीछे दिखाई देता है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जब 2015 में लागू हुई, उसके दो उसके कंपोनेंट थे, एक अर्बन और एक रूरल जी। तो अर्बन के लिए ये सर्वे किया गया और पाया गया कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख घरों की आवश्यकता है और 1 करोड़ 10 लाख घर जो हैं सैंक्शन भी हो चुके और 90 लाख हैंडओवर भी हो चुके 2024 के अप्रैल मार्च तक। तो लेकिन ये है कि शहरों में लोगों का आना लगा हुआ, इन माइग्रेशन जो है, गांव से लोग शहर की तरफ आते ही जा रहे हैं, इसलिए घरों को और बनाने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो माइग्रेट करके आते हैं वो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादातर लोग, उसमें अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए घर लेना इतना असंभव है कि वो जाके कहीं ना कहीं झुग्गियों में रह जाते हैं। और ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जो कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड हैं और कहीं पर ऑटो रिक्शा चलाएंगे और इस तरह के हैं, जिसमें कि वो घर बनाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप इसलिए देखेंगे कि स्लम जो है वो घट नहीं रहे हैं, जबकि घर बनते जा रहे हैं, लेकिन जो झुग्गियां हैं वो अपनी जगह खड़ी हुई हैं, इसलिए कि लोग शहर में आते जा रहे हैं। इसलिए हमें आवश्यक ये है कि जैसे ये घर बने हुए हैं ऐसे घर को बनाना, और जहाँ पे ये सरकार की योजना है और ये जो PMAY जो है, इसके अंदर एक और भी है कि इसका जोन बना के जोनल प्लान बनाना होगा। जब ये घर बनते हैं तो उस एरिया का एक प्लान बना के वहाँ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वहाँ पर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवेज, पार्क, हॉस्पिटल, हेल्थ फैसिलिटी, डिस्पेंसरी और ये स्कूल्स हैं, ये सब के वहाँ पर, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह सब चीज़ें वहाँ बना के देना होगा। उसका एक रूल में लिखा हुआ है। तो ये काम जो है, इसके लिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, राज्य सरकार के अनेकों विभाग हैं, सब बिल्कुल इस प्लान पे भी बात करेंगे। महाजन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इनमें तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं मकानों में, और आर्थिक, अगर हम सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं वो तो होता ही है, कितना इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि एक सिस्टम के साथ जो है असंगठित क्षेत्र के तमाम ये लोग होते हैं, जब सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो उसका सिस्टम पर भी और इन लोगों पर भी कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए, एक तो बात यह है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जब कच्चे घरों में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, तो वहाँ का जीवन स्तर कैसा रहता है हम जानते हैं। तो उस जीवन स्तर में एकदम से एक उछाल आता है, और उस नए जीवन शैली के साथ जब जुड़ते हैं तो हमारी जो मैन डेज वेस्ट होते हैं झुग्गी के कारण, वहाँ असुविधाएं कम होने का कारण, जितने आवर्स वेस्ट होते हैं, कहीं से पानी लाना है, कहीं शौच के लिए व्यवस्था करनी है, कहीं दूसरे प्रकार की मुश्किलें हैं, तो उसमें जो आपकी समय जाता है, वो समय का राष्ट्र के काम में उपयोग हो, उत्पादन में उपयोग हो, काम में उपयोग हो, ये बहुत ज़रूरी है। जो आपने आर्थिक पक्ष कहा, तो इसके कारण जो झुग्गी में रहने वाले लोग जब इस प्रकार के पक्के मकानों और फ्लैट्स में जाते हैं तो उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, बीमारियां कम हो जाती हैं, और ये बीमारी कम होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और उसके कारण जो हमारा जो मैन पावर है उसका बीमारी में चला जाता है, तो सरकार पर बीमारी का भी खर्च आता है, उनके ऊपर भी आता है, और वो ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो ऐसे में बीमारियों से छुटकारा, मैन डेज का बचाव, जितने मैन आवर्स बचते हैं उसका, और पूरा परिवार किसी न किसी छोटे मोटे काम में लग सकता है। अपना घर स्थायी होता है तो उस काम में भी लग सकता है, आसपास के क्षेत्र में उनको काम मिल सकता है। तो ऐसे ही सब जो कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से अगर हम 10 करोड़ गरीबों को भी इस प्रकार से बाहर ला सकते हैं, जहाँ मैंने 4 करोड़ घर बताए, तो कम से कम 25 करोड़ लोग जो है, करीब 20 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर आ गए गरीबी से। तो ऐसे में यदि उनकी कार्यक्षमता में 20% भी वृद्धि होती है तो उसका कितना बड़ा असर हमारी जीडीपी पर पड़ता है, हमारे विकास पर पड़ता है। तो ये उसका आर्थिक पक्ष मुझे सब लगता है कि ऐसा है।
बिल्कुल। सुधीर कृष्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो मकानों की कीमत है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर 25 लाख का मकान आपको 1 लाख कुछ हज़ार से ज़्यादा में मिल सकता है तो ये अपने आप में एक बड़ी सहायता हो जाती है। जो अपने आशियाने की चाहत रखते हैं और तमाम वजहों से मकान नहीं ले पाते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग इसमें शामिल किए गए हैं, ज़्यादातर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनके बारे में भी आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से जो पात्रता की पहचान इनकी तय की गई है वो कितने प्लानिंग के साथ तय की गई, जिससे कि जो सही व्यक्ति है उसे उसका अधिकार मिल सके, उसे वो मकान मिल सके जिसका वो अधिकारी है। ये बिल्कुल जो जो नॉर्म बनाए हैं बिल्कुल ठीक नॉर्म है। उनका जो जो आर्थिक जो है इनकम लिमिट है और उनके पास कोई और घर नहीं होने चाहिए, ये सब बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। ये इसमें कोई भी त्रुटि नहीं मैं देख सकता हूँ और ये बिल्कुल अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन ये योजना में जो अच्छी बात है कि सरकार जो पीछे इसमें जो पूरा दम लगा दिया, तो ये आप देखेंगे कि जो वीकर सेक्शन हाउसिंग है, आप अब देखेंगे जो हाउसिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें अफोर्डेबल सेगमेंट पीछे होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हाई एंड घरों बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये इस योजना से और भी साबित होता है। ऐसे घर के हम सोच सकते हैं कि कोई प्राइवेट सेक्टर कभी बना सकते हैं, और बनाएंगे तो वो इस कॉस्ट में बनाएंगे और उसको कोई ख़रीद सकता है? असंभव है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। देखिए, दिल्ली में डीडीए जो है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधीन होने के वजह से भारत सरकार का उस पर ज़्यादा अख्तियार है। लेकिन शहरी विकास जो है वो सामान्य रूप से राज्यों का है दायित्व। तो राज्यों को चाहिए कि इसको एक आदर्श की तरह, इस योजना को आदर्श की तरह मानकर, अब मुंबई में आप जाके देख लें, मुंबई कितने स्लम्स हैं, चारों तरफ झुग्गियाँ फैली हुई हैं। वो तो कहिए अभी ये धारावी को लेके एक अच्छा प्रोजेक्ट आगे चला है, उसको एक तरफ, और दूसरी तरफ ये डीडीए का जो ये योजना हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके, इनको ध्यान में रख के हर एक राज्य को चाहिए कि वो अपने यहाँ पर जितनी झुग्गियाँ हैं उनको एक निश्चित अवधि में, अब बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं है, 5 साल के अंदर सारी झुग्गियाँ हटके ऐसे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स आप चित्र पे दिखा रहे हैं ऐसे बना के सारे भारत के सभी शहरों का कायाकल्प हो सकता है। इस और राशि की कमी नहीं है। बिल्कुल, ये एक मिसाल की तरह आप बता रहे हैं कि ये योजना है जो दिल्ली में एक मिसाल की तरह जो है सभी राज्यों को दिखाई देती है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस योजना को देखकर जब लोगों को मकान मिलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें आकांक्षाएं बलवती हो जाती हैं कि किस तरह से हमें भी ये मकान मिले। तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरह से जो लोग हैं वो इसमें अप्रोच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए देखिए क्या है कि उन्होंने अनाउंस कर रखा है, एनरोलमेंट के लिए अपने एलिजिबिलिटी के साथ साथ एनरोलमेंट करने के लिए व्यवस्था है कर रखी है। तो लोग ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं और साथ साथ वो नई योजनाएं ऐसी बनाते चलेंगे। दिल्ली में ये कदम पहला उठा है, दूसरा तीसरा चौथा कदम भी आगे बढ़ेगा और ये सारे घर बनते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले चंद सालों में, जहाँ तक दिल्ली का मुझे लग रहा है, कायाकल्प होने में दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। लेकिन इसकी जो जानकारी है वो किस तरह से, एनरोलमेंट कहाँ पर करें, कैसे करें, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, किस तरह से जिन लोगों को नहीं पता है और जो हमारा ये शो देख रहे हैं उन्हें भी इस बारे में पता लगे? जी, तो ये डीडीए के वेबसाइट पर वो उसको नोटिफाई करेंगे और एप्लीकेशन कैसे अपने को अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसका वो ज़रूर उसमें नोटिफाई करेंगे। और ये मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में ये सब इसमें विशेष रूप से सूचना सबको दे दी जाएगी। बिल्कुल, तो सभी लोगों को इससे सूचना मिल सकती है। महाजन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से सुधीर कृष्णा जी ने बताया है कि दिल्ली का जो है एक कायाकल्प करती हुई ये योजना दिखाई देती है और अपने आप में जब हम असंगठित क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, स्लम ड्वेलर्स की बात करते हैं, अभी भी बड़ी संख्या है कि लोग उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उनका जो श्रम का आंकड़ा है, अभी एक रिपोर्ट आई है जो हम देख रहे थे, वो अपने आप में दिखाता है कि उस श्रम का भी देश की आर्थिक प्रगति में एक बड़ा योगदान है। तो इस तरह का जो कायाकल्प है वो उस योगदान को और बढ़ा सकता है। और जब सबका साथ सबका विकास की बात पीएम कहते हैं तो वो इसमें ये भी इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की परियोजनाओं में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। जात, बिरादरी, मज़हब, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सबके लिए ये घर बनाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन घरों के निर्माण में और ज़्यादा प्रगति आ सकती है यदि राज्य सरकारें भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएं। और राज्य सरकारों के पास जो फंड्स हैं उन और केंद्र सरकार के जो फंड्स हैं उनको मिला करके इसको किया जा सकता है। ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग की बात हो रही है। इसके अलावा देश भर में अलग अलग स्थानों पर शहरी क्षेत्रों में भी
जो इंडिविजुअल्स हैं, गरीब हैं, वो भी अपने घरों को बेहतर कर सकते हैं। ऐसी भी योजना सरकार ने इस बार में की हुई है। जिस योजना की प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी विकास योजना है, उसके तहत ऐसे सब किए हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इस समय देश में आ रहा है। मैं यहाँ पर आपको तुलना करना चाहूँगा कि यूरोप में जहाँ जिसके पास एड्रेस नहीं होता उसको होमलेस कहते हैं, और होमलेस को तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनसे उनको अलग रखा जाता है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हमारे देश में जो होमलेस हैं, जो या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की बेहतर योजना ये दुनिया के लिए भी एक सबक है कि हाँ, हम गरीबों का कितना ध्यान रखते हैं, हमें रखना चाहिए। और सब जिनके जो होमलेस हैं वो होम उनके मिलें और उनको एक एड्रेस मिले। तो इसके माध्यम से ये जो एक बड़ा बदलाव इस समय देश में और शहरों में आएगा, इससे हमारी जो जिसको हम जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें जो बदलाव आता है। हमारे देश को लोग गरीब और पिछड़ा हुआ कहा करते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से अपने पूरे देश भर में, चाहे शहरी क्षेत्र हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों, जो घर जिनके कच्चे थे उनको पक्के घर मिल रहे हैं, जिनके पास घर नहीं थे उनको घर मिल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा बदलाव देश में दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। बिल्कुल। कृष्णा जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक बड़ा बदलाव है और बड़ी अच्छी बात बताई महाजन जी ने कि ये जो एड्रेस है एक पहचान है और यही एक स्वाभिमान भी है। ये जो एक सोच जो दिखाई देती है, इसके लिए किस तरह से जो आवास नीति है उसमें भी एक बड़ा बदलाव किया गया? बिल्कुल, देखिए आवास नीति में बदलाव करके अभी, जो कि पहले ये था कि इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि जहाँ पे स्लम बने, लेकिन वो उसमें बहुत दिक्कतें आई। तो अब ये करके जब सरकार ने खुद ही फ्लैट बना के देना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि गरीब लोगों को अपना घर बनाना, ये कहना एक बात है, लेकिन जहाँ पर उनके घर हैं वो उनका ओनरशिप का टाइटल नहीं है उनके पास, और वो ज़मीन जो है वो कभी ऐसी होती है कि उसमें टाइटल देना संभव भी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी कभी के नाले के किनारे की ज़मीन है, कहीं पे टैंक के किनारे की ज़मीन है, या कोई ऐसी सरकारी ज़मीन है जो लो लाइंग एरिया है जहाँ कंस्ट्रक्शन शायद अलाउड भी ना हो। तो इस करके उनके पास प्रॉपर्टी का टाइटल मिलेगा नहीं और कभी उनको घर बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा, चाहे कुछ योजनाएं आती भी रहें। इसलिए ये जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है, जिसमें क्योंकि वीकर सेक्शन हाउसिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड। अगर भूमि नहीं मिलेगी तो वीकर सेक्शन हाउसिंग का संभव नहीं है। वो थोड़े बहुत इधर उधर बन जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारी स्लम पॉपुलेशन है, जिसकी जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है, कम से कम 7 करोड़ लोग हैं जो स्लम में रहते हैं, और उनके लिए जब अगर ज़मीन नहीं है, उनके टाइटल नहीं है, तो कैसे घर बनेगा बताइए। वो झुग्गी में रह जाएंगे, ज़्यादातर लोग बहुत बना लेंगे। इसलिए ये योजना जो है, जिसमें सरकार ने ज़मीन का अरेंजमेंट करके और फ्लैट बना के और उनको सब्सिडी दे के, बिल्कुल तमाम जो चुनौतियां आती थी उसका एक समाधान निकाला गया है। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महाजन जी आपका जुड़ने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।